चलिए आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में कि संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, जो संविधान होता है, पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है सम, एक होता है समधन विधान होता है। एक होता है समधन विधान होता है। जो सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, और विधान का मतलब होता है कानून। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून। तो आपसे पूछेगा कि संविधान किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि सभी के लिए समान कानून को हम लोग संविधान कहते हैं। तो आप सभी लोगों से पूछेगा कि संविधान किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा सभी के लिए समान कानून को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। जैसे समझिए आप लोग, जो इंटरनेट है, आप लोग समझने का प्रयत्न करिएगा। जो इंटरनेट है ये सभी के लिए है, पूरे भारत में लागू है। इंटरनेट सब कोई चलाता है। तो मान लीजिए भारत देश में, मान लीजिए कोई देश है, इसमें कोई राज्य है, मतलब 3 राज्य है, मान लीजिए ए, बी और सी राज्य है। अब मान लीजिए कहीं पर कोई ऐसी घटना हो गई, कोई ऐसी घटना हो गई जो नहीं होना चाहिए, तो उस स्थिति में उस क्षेत्र का नेट काट दिया जाता है। उस स्थिति में उस क्षेत्र का नेट काट दिया जाता है। तो आप लोग बोलिएगा तो ये गलत है। जब सभी के लिए समान कानून है तो सभी के लिए सबका नेट कट जाना चाहिए, सबका नेट कट जाना चाहिए। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उसी क्षेत्र का केवल नेट काट दिया जाएगा जिस क्षेत्र में कांड हुआ हो। सभी के लिए नेट नहीं काटा जाएगा। देखिए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि संविधान किसे कहते हैं। सभी के लिए समान कानून को संविधान कहते हैं। आप लोग बोलिएगा सर इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे। देखिए, परिभाषा हम लोग कैसे लिखते हैं। संविधान, संविधान किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है। कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है। कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है। कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है जिसे हम संविधान कहते हैं, जिसे हम संविधान कहते हैं, जिसे हम संविधान कहते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। जो संविधान होता है ये नियम कानून का एक संकलन होता है, एक नियम कानून का एक संकलन होता है जो शासन चलाने के लिए होता है। तो आप लोग बोलिएगा शासन का होता है। देखिए, जो प्राचीन काल में जो राजा होता था वो शासन करता था। जो प्राचीन काल में जो राजा होता था वो शासन करता था, तो वो लोग नियम बनाता था। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस जो नियम बनाता था वही हो गया संविधान। उस टाइम में क्या हो गया जी, संविधान हो गया। तो आपसे कोई पूछेगा कि संविधान किसे कहते थे, तो आप लोग बोलिएगा किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग बोलते हैं संविधान, जिसे हम लोग बोलते हैं संविधान बोलते हैं। और एक होता है राज्य व्यवस्था, एक होता है राज्य व्यवस्था। आप लोग बोलिए राज्य व्यवस्था क्या है, आपको बोल सकते हैं जी कि राज्य व्यवस्था क्या है। देखिए, जो संविधान है एक पुस्तक है, जो बाबू लोग संविधान है एक क्या है, पुस्तक है। तो जो संविधान का जो एक पुस्तक है अपने आप तो लागू नहीं हो जाएगा। जो संविधान का जो पुस्तक है अपने आप तो लागू नहीं हो जाएगा, इसी को कोई ना कोई तो लागू करेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं राज्य व्यवस्था। संविधान को व्यवहार में लाना, संविधान को व्यवहार में लाना, संविधान को व्यवहार में लाना क्या कहलाता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। संविधान को लागू करना क्या कहलाता है जी, राज्य व्यवस्था कहलाता है। जैसे मान लीजिए जो हमारा संविधान पुस्तक है इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 17, अनुच्छेद है 17 है।
उसमें कहा गया है जो आर्टिकल का है उसका नाम है आर्टिकल 17। इसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। इसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत कहा गया है। इसमें कहा गया आर्टिकल 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। देखिए जब इतिहास के ऋग्वेद में इतिहास के ऋग्वेद के 10वें मंडल में इतिहास के ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में कहा गया है। इतिहास के 10वें मंडल के इतिहास के ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि जो जातियां होगी वो कर्म के आधार पर होगी। जो जातियां होगी वो कर्म के आधार पर होगी। मान लीजिए अगर व्यक्ति कोई पढ़ा रहा है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है जी, पढ़ा रहा है, तो हो गया ब्राह्मण। क्या हो गया जी, ब्राह्मण हो गया। मान लीजिए अगर व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति का रक्षा कर रहा है तो वो हो गया क्षत्रिय। क्या हो गया जी, क्षत्रिय हो गया। क्या हो गया, क्षत्रिय हो गया। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो वो हो गया वैश्य। क्या हो गया जी, वैश्य हो गया। क्या होगा, वैश्य हो गया। अगर मान लीजिए कोई दूसरे व्यक्ति को सेवा कर रहा है वो हो गया शूद्र। क्या हो गया, शूद्र हो गया। पहले ये सब व्यवस्था थी, पहले थे कि कर्म के आधार पर जातियां निर्धारण होती थी, लेकिन इसी में से कुछ जातियों ने अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगी। अपने आप को श्रेष्ठ मतलब हम बड़ी जाति को हो गए। इसी में से कुछ को निम्न जाति मतलब छोटी जाति समझने लगी। इसी में से कुछ जातियों ने तो वही चालू होता है छुआछूत। क्या चालू होता है जी, छुआछूत प्रारंभ होता है। जो पहले व्यवस्था थी कर्म के आधार पर, क्या थे जी, कर्म के आधार पर थी। अब उसको हटा दिया, क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। अब उसको कर दिया गया वंश के आधार पर कि मान लीजिए किसी के दादा बड़ी जाति के है तो उसका नाती परनाती सबका होगा जी बड़ी जाति का होगा। इसी में से कुछ जातियों ने अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया और किसी को मान लिया कि निम्न जाति का हो गया। तो इसी को बोलते हैं छुआछूत। क्या बोलते हैं जी, छुआछूत। छुआछूत को रोकने के लिए एक नागरिक संरक्षण अधिनियम आता है। नागरिक संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम आता है 1955 में। नागरिक संरक्षण मतलब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आता है। नागरिक संरक्षण अधिनियम आता है 1955 में। और इसमें कहा गया है कि छुआछूत नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो उसको न्यूनतम 1 महीना की सजा होगी। न्यूनतम 1 महीना की सजा होगी और 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। न्यूनतम 1 महीना की सजा होगी और 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। और अधिकतम हो सकता है कि 6 महीना, अधिकतम 6 महीना की सजा होगी और 500 रुपये जुर्माना लगेगा। ये संविधान में प्रावधान किया गया था ये छुआछूत को रोकने के लिए। जो छुआछूत होता है ये पाप होता है, छुआछूत पाप है। देखिए अब हमारा जो संविधान है इसी में एक आर्टिकल का आता है 21। मान लीजिए एक आर्टिकल है 21। इसमें कहा गया है कि आप मनपसंद शादी कर सकते हैं। मनपसंद शादी करने का अधिकार है। इसमें मनपसंद शादी करने का अधिकार है। मान लीजिए सोने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, सब कुछ में बहुत सारे चीज अधिकार दिया गया है। तो मान लीजिए आप बोलिएगा कि हम रात में जब अपने घर में सोते हैं, जब सुबह होता है तो हमारे पिताजी जल्दी जगा देते हैं, जल्दी जगा देते हैं, जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है। अब हम जा रहे हैं उन पर केस करें क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं। बाबू आपका जो घर का संविधान है वो अलग है। जो घर का संविधान होता है वो केवल आप जानते हैं और जो देश का संविधान होता है ये पूरे लोग जानता है। आपके घर के संविधान को फॉलो करना अनिवार्य है। आपके घर के संविधान को फॉलो करना अनिवार्य है। देखिए तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए राज व्यवस्था को चलाने के लिए, अब देखिए राज व्यवस्था को चलाने के लिए कोई ना कोई तो होगा जी। राज व्यवस्था को चलाने के लिए कोई ना कोई तो होगा। राज व्यवस्था को चलाने के लिए कोई ना कोई तो जरूर होगा। देखिए
एक होता है संसद, क्या होता है जी, संसद होता है, क्या होता है, संसद। दूसरा, मान लीजिए कोई व्यक्ति गलती करता है तो दंड देता है, दंड कौन देगा जी, न्यायालय। दंड कौन देगा, न्यायालय क्या करता है, दंड देता है। और जो संसद होता है ये नियम कानून बनाता है, संसद होता है नियम कानून को बनाता है, और न्यायालय इसे क्या करता है, लागू करता है। न्यायालय इसे क्या करता है जी, लागू करता है। और तीसरा होती है गैर संवैधानिक संस्था, तीसरा होता है गैर संवैधानिक संस्थाएं, तीसरा होता है गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो आप लोग बोलिए कि गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होता है। तो चलिए आज हम पहले पढ़ते हैं कि संस्थाएं कितने प्रकार की होती है, तब हम लोग जानेंगे कि गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है। पहले हम लोग जानते हैं कि संस्थाएं कितनी प्रकार की होती है। देखिए, एक होती है संस्थाएं, जो संस्थाएं होती है तीन प्रकार की होती है, जो संस्थाएं होती है ये तीन प्रकार की होती है। एक होती है संवैधानिक संस्थाएं, एक होती है संवैधानिक संस्थाएं। तो आप लोग बोलिएगा कि संवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं। एक होती है संवैधानिक संस्थाएं, तो आप लोग बोलिएगा संवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं। तो संवैधानिक संस्थाएं उसे कहते हैं जिनका जिक्र संविधान में किया गया हो, उसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक संस्थाएं। जिनका जिक्र संविधान में, जिनका जिक्र संविधान में किया गया हो, जिनका जिक्र संविधान में किया गया हो, उसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक संस्थाएं। जैसे मान लीजिए हमारे संविधान में जो वित्त आयोग है, जो वित्त आयोग है इसकी चर्चा है आर्टिकल 280। जो हमारे संविधान का वित्त आयोग है इसकी चर्चा है आर्टिकल 280 में। एक है निर्वाचन आयोग, एक होता है निर्वाचन आयोग, इसकी चर्चा है आर्टिकल 324 में, इसकी चर्चा है आर्टिकल 324 में। ये हो गए संवैधानिक संस्थाएं। ये सब क्या हो गया जी, संवैधानिक संस्थाएं हो गया। तो आप सभी लोगों से पूछेगा कि संवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि जिसका जिक्र संविधान में हो उसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक संस्थाएं। क्या बोलते हैं जी, संवैधानिक संस्था है। जो वित्त आयोग हो गया इसके जिक्र संविधान में है, आर्टिकल 280 में है, ये संवैधानिक संस्था है। जो निर्वाचन आयोग है इसका भी चर्चा संविधान में है, आर्टिकल 324 में है। ये सब क्या हो गया जी, संवैधानिक संस्था हो गया। और एक होता है असंवैधानिक संस्था, एक होता है असंवैधानिक संस्थाएं। तो आप सभी लोगों से पूछेगा कि असंवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं। असंवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं, तो जो संविधान का उल्लंघन करे, जो संविधान का उल्लंघन करे, जो संविधान का उल्लंघन करे उसे हम लोग बोलते हैं असंवैधानिक संस्था, उसे हम लोग बोलते हैं असंवैधानिक संस्था। जैसे हो गया आतंकवादी संगठन, जैसे हो गया आतंकवादी संगठन। जो आतंकवादी संगठन होती है ये असंवैधानिक संस्थाएं होती है। जो आतंकवादी लोग होते हैं ये लोग बोलते हैं कि हम लोग दूसरे को मारेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, जन्नत तक पहुँच जाएंगे। ये लोग बोलता है कि हमारे अधिकार को छीना गया, हम मार के अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। तो क्या हो गया, असंवैधानिक संस्था हो गया। आतंकवादी क्या होगा जी, असंवैधानिक संस्था हो गया। एक दूसरा होता है माओवादी, एक होता है माओवादी संगठन, एक होता है माओवादी संगठन। तो आप लोग बोलिएगा माओवादी संगठन क्या होता है। तो जो माओवादी संगठन होता है ये चीन से चालू होता है। कहाँ चालू होता है जी, चाइना से चालू होता है। कहाँ चालू होता है, चाइना से चालू होता है। एक चाइना के थे, उसका नाम था माओ जेडोंग, का नाम था माओ जेडोंग। इन्होंने 1950 से 1960 में कहा था कि सभी के लिए समान कानून। ये कहने के लिए क्या है जी, कहने के लिए है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको न्याय जल्दी मिलेगा, अगर आप गरीब हैं
तो आपको न्याय जल्दी नहीं मिलेगा। कौन बोले थे? मायो जेदान बोले थे कि अगर आप चाहते हैं पावरफुल बनना तो आपको बंदूक उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा जी? बंदूक उठाना पड़ेगा। इन्होंने बोला कौन? मायो जेदान ने बोला था कि सभी राजनीतिक शक्तियाँ सभी राजनीतिक शक्तियाँ बंदूक के नाल से प्राप्त होती है। जो सभी राजनीतिक शक्तियां हैं बंदूक के नाल से प्राप्त होती है। कौन बोले थे? मायो जेदान बोले थे। मायो जेदान बोले थे कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको न्याय जल्दी मिलेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको न्याय जल्दी नहीं मिल सकता है। कौन बोले थे? मायो जेदान बोले थे अगर आप चाहते हैं पावरफुल बनना चाहते हैं तो सभी जितना भी शक्ति है अगर आप बंदूक उठा लेते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको? सभी राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। सभी राजनीतिक शक्तियाँ बंदूक के नाल से प्राप्त होती है। किस प्राप्त? बंदूक के नाल से प्राप्त। कौन बोला था? मायो जेदान बोला था। जो मायो जेदान के देश के वंचित लोग थे, जिनको समाज में शोषण होता था, जिनका उनको अधिकार नहीं दिया जाता था, तो मायो जेदान बोलते थे कि सभी लोग हथियार उठाओ, बिना हथियार के आप लोगों का अधिकार नहीं मिल सकता है, हथियार उठाओ और हमारे साथ चलो। कौन बोले थे? मायो जेदान। कौन बोले थे जी? मायो जेदान बोले थे कि आपको राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको हथियार उठाना पड़ेगा। कौन बोले थे? मायो जेदान। कौन बोले थे जी? मायो जेदान बोले थे। कौन बोले थे? मायो जेदान बोले थे। और एक संगठन है, उसका नाम है नक्सलवाद संगठन। जो नक्सलवाद संगठन है बाबू लोग, ये भारत में शुरू हुआ था। जो नक्सलवाद संगठन है ये भारत में कहाँ शुरू हुआ था जी? ये भारत में चालू हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में कहाँ चालू हुआ था? तो भारत में पश्चिम बंगाल। कहाँ चालू हुआ था जी? भारत के पश्चिम बंगाल में चालू हुआ था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी जिले से कहाँ चालू हुआ था जी? नक्सलवाड़ी जिला चालू हुआ था। नक्सलवाड़ी जिला से 1967 में। कब चालू हुआ था जी? नक्सलवाड़ी जिला चालू हुआ था। कब चालू हुआ था? 1967 में चालू हुआ था। कब चालू हुआ था जी? 1967 में चालू हुआ था। जो इसके नेता थे, जो नक्सलवादियों के नेता थे, वो थे चारू मजूमदार। कौन थे जी? चारू मजूमदार थे। कौन थे जी? चारू मजूमदार थे। और एक नेता थे कानू सन्योर। कौन थे जी? एक नेता थे कानू सन्योर। इसके दो को नेता। कौन नेता थे? दो को नेता थे। इन लोगों ने जो नक्सलवादी जब प्रारंभ हुआ था तो इन लोगों ने कहा था कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मुझे न्याय सरकार से नहीं मिल सकता है, मुझे न्याय मिलने में देरी होगी, इसलिए इन्होंने हथियार उठा लिए और भारतीय जवानों को मारना चालू कर दिया। देखिएगा बहुत सताते हैं ये लोग नक्सलवादी लोग। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी है, बहुत जगह पर नक्सलवादी लोग, कभी कभी हमको न्यूज़ सुनने को मिलता है, सभी लोग सुनते हैं कि अब यहाँ पर नक्सलवादियों ने इतने सैकड़ों जवानों को मार दिया है। तब इसी को रोकने के लिए, इसी नक्सलवाद को रोकने के लिए एक कानून आया था, उसका नाम था UAPA। नक्सलवादियों को रोकने के लिए, नक्सलवादी को रोकने के लिए क्या आया था? एक कानून आया था। नक्सलवादी को रोकने के लिए एक कानून आया था, उसका नाम था UAPA। ये जो कानून था ये आया था 1967 में आया था। जो कानून था ये आया था 1967 में आया था। इसका मतलब है गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम। इसका मतलब गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम। एक अधिनियम आया था, इसका सेक्शन 3 है। इसी के तहत
रोकने के लिए होता है। हम लोग बोलेगा कि सेक्शन क्या होता है, धारा क्या होता है। आप लोग बोलिएगा कि धारा क्या होता है, बोलिएगा ना जी। देखिए किसी अधिनियम का, बोले कि धारा किसे कहते हैं, तो किसी अधिनियम के व्याख्या, किसी अधिनियम की व्याख्या धारा कहलाता है। किसी अधिनियम की व्याख्या करने वाले बिंदु, किसी अधिनियम के व्याख्या करने वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। किसी अधिनियम के व्याख्या, किसी अधिनियम के व्याख्या करने वाले बिंदु को, किसी अधिनियम के व्याख्या करने वाले बिंदु को धारा कहते हैं। किसी अधिनियम के व्याख्या करने वाले बिंदु को धारा कहते हैं। फिर पूछिएगा और देखिए किस संविधान की व्याख्या करने वाले, सॉरी, संविधान की व्याख्या करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं जी, आर्टिकल कहते हैं। संविधान की व्याख्या करने वाले बिंदु को आर्टिकल कहते हैं। संविधान की व्याख्या करने वाले बिंदु को आर्टिकल कहते हैं। संविधान की व्याख्या करने वाले बिंदु को आर्टिकल क्या कहते हैं जी, आर्टिकल कहते हैं। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि संवैधानिक संस्था और असंवैधानिक संस्था क्या होती है। तो जो संवैधानिक संस्था होती है, संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं कि जिसका जिक्र संविधान में हुआ, उसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक संस्था कहते हैं। और संवैधानिक संस्था हम लोग उसे कहते हैं जो संविधान का उल्लंघन करे, जो संविधान क्या करे जी, उल्लंघन करे, उसे हम लोग बोलते हैं असंवैधानिक संस्था। हम लोग दो को समझ चुके हैं, अब हम लोग तीसरे को समझने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हम अलग स्लाइड पर चलते हैं। जो तीसरा है वो है गैर संवैधानिक संस्था। जो तीसरा है उसे हम लोग बोलते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। आप सभी लोगों से पूछेगा कि गैर संवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं, तो आप लोग बोले, देखिए गैर संवैधानिक किसे कहते हैं, ऐसा संस्था जिसका जिक्र संविधान में ना हो, ऐसा संस्था जिसका जिक्र संविधान में ना हो, जिसका जिक्र संविधान में ना हो लेकिन संविधान लागू करने में सहायक हो, लेकिन संविधान को लागू करने में सहायक हो, लेकिन संविधान को लागू करने में सहायक हो, संविधान को लागू करने में सहायक हो, उसे हम लोग कहते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। देखिए गैर संवैधानिक संस्थाएं का भी जिक्र संविधान में नहीं है, लेकिन जो गैर संवैधानिक संस्थाएं होती है ये संविधान को लागू करने में बहुत ही बड़ा सहायक होती है। जब देखिए इसका जो गठन होता है, इसका जब गठन होता है ये 2 चरणों में होता है। इसका जो गठन होता है ये 2 चरणों में होता है। एक होते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ साथ मंत्रिमंडल के सिफारिश पर लागू होता है। क्या होता है जी, राष्ट्रपति के साथ साथ मंत्रिमंडल के सिफारिश पर लागू होता है। अगर मान लीजिए मंत्रिमंडल को नियम बनाती है राष्ट्रपति, तो उसे पास कर देते हैं। ये क्या हो गया जी, ये हो गया। जैसे मान लीजिए पहले था योजना आयोग, क्या था जी, हमारे देश में था योजना आयोग। योजना आयोग को हटाकर जो मंत्रिमंडल था उसे हटाकर क्या ला दिए है, नीति आयोग। क्या ला दिया है जी, नीति आयोग ला दिया है। जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में। कब हुई थी जी, 2015 में हुई थी। तो जो नीति आयोग है यह है कार्यकारी संस्था। क्या है जी, यह है कार्यकारी संस्थाएं भी इसे हम लोग कह सकते हैं। किसे हम लोग कह सकते हैं, नीति आयोग कह सकते हैं। ये मंत्रिमंडल लेकर आते और राष्ट्रपति से क्या कर देते जी, पास कर देते। क्या कर देते जी, पास कर देते। और दूसरा होता है संसद। होता है जी, संसद होते हैं। दूसरा क्या होता है, जो संसद नियम कानून बनाकर लाते हैं उसे कहलाते हैं, जो संसद जब नियम कानून बनाकर लाते हैं तो वो होता है संविधान। क्या होता है, संविधानिक संस्था। क्या होता है जी, संविधानिक संस्था। क्या होता है, संविधानिक संस्था। जैसे एक हो गया राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय
महिला आयोग। देखिएगा, महिला आयोग की चर्चा संविधान में नहीं है, महिला आयोग की चर्चा संविधान में नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो लिंग मेल फीमेल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन घरों में महिला उत्पन्न होता है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, तब जो संसद होता है एक विधि लाता है, उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। महिलाओं का रक्षा करने के लिए क्या रहता है जी, विधि लाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या रहता है, राष्ट्रीय महिला आयोग रहता है। एक हो गया राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, और दूसरा क्या है, दूसरा हो गया केंद्रीय सूचना आयोग। क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग। दूसरा है केंद्रीय सूचना आयोग। एक हो गया राष्ट्रीय महिला आयोग, एक हो गया केंद्रीय सूचना आयोग, एक हो गया राष्ट्रीय मानव अधिकार, एक हो गया राष्ट्रीय मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार। ये जितनी संस्थाएं हैं इसकी चर्चा संविधान में नहीं है, लेकिन जो संसद होता है वो नियम बनाकर इसको संविधान में लागू करवाता है, उसी को हम बोलते हैं संवैधानिक संस्था। लेकिन इन सभी की चर्चा संविधान में नहीं है, यही है गैर संवैधानिक संस्था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। हम संविधान के बारे में तो जान लें कि संविधान किसे कहते हैं, हम लोग सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब हम लोग जानते हैं कि संविधान की बेकार आवश्यकता क्यों है। संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान की आवश्यकता क्यों है। अब लोग बताइए कि संविधान की आवश्यकता क्यों। समझिए, मान लीजिए गली, पहले आप लोग गली मोहल्ला समझिए, गली या गांव से समझिए। देखिए, जो गली या गांव हो गया, इसमें विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के भी लोग रहते हैं, विभिन्न व्यवसाय के लोग रहते हैं, विभिन्न क्या करते हैं, व्यवसाय के लोग रहते हैं कि ना रहते हैं। तो इसी प्रकार देश में भी रहते होंगे, इसी प्रकार देश में भी रहते होंगे, विभिन्न धर्म के लोग रहते होंगे, विभिन्न जाति के लोग रहते होंगे, विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग रहते होंगे, बताओ ना रहोगे तो रहते होंगे। तो इसी को, तो उसमें भेदभाव ना हो, अपने में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसी के लिए क्या आता है जी, संविधान का आता है जी, संविधान आता है सबके लिए एक नियम कानून, सबके लिए समान कानून हो, सबके लिए समान कानून हो, सबके लिए क्या हो जी, समान कानून हो। तब कौन होता है, संविधान। मान लीजिए अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट। क्या दिया जाएगा जी, पनिशमेंट। अगर मान लीजिए कोई विधि बनाकर लागू किया जाता है, अगर आप उसे ना मानते हैं तो उसे आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट। मान लीजिए नियम बना दिया गया कि कल से आप सभी को देश में निर्वस्त्र रहना है, कराना है, निर्वस्त्र रहना है। तो क्या हम लोग ऐसा नियम को मानेंगे जी? अगर नहीं मानेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। अब पनिशमेंट मिलेगा, अगर मान लीजिए तनाशाह साकार होती है, क्या होती है, तनाशाह साकार होती है, तो आपको गोली मरवा के लगा सकती है। कौन, तनाशाह साकार होती है। तो आप लोग भूलिएगा कि राजतंत्र में कौन नियम कानून बनाता है, जहाँ राजशाही व्यवस्था है वहाँ पर कौन नियम बनाता है, तो वहाँ पर नियम बनाता है राजा। कौन आता है जी, राजा नियम बनाता है। और जो लोकतंत्र होता है, तो क्या होता है जी, लोकतंत्र होता है, वहाँ पर नियम कौन बनाता है, तो यहाँ पर नियम बनाते हैं जनता के द्वारा चुने गए लोग। यहाँ पर नियम बनाते हैं जनता के द्वारा चुने गए लोग, जनता के द्वारा चुने गए लोग नियम बनाते हैं। कहाँ पर, लोग, जनता के द्वारा चुने गए लोग,
कहाँ पर नियम बनाते हैं? लोकतंत्र में नियम बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग संविधान के बारे में पूरे अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तब तक देखिए हम शुरू से देखते हैं कि हमने आज कितना क्या क्या पढ़ा है, समझाने का प्रयत्न करते, रिविजन कराए थे आप सभी लोगों को। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते संविधान। इस संविधान किसे कहते हैं? तो जो संविधान के पहले हम लोग संधि विच्छेद किए थे। संविधान होता है विधान, सभी के लिए समान कानून हम लोग क्या कहते हैं? ये संविधान कहते हैं। संविधान क्या है? तो किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब इसको बताए थे जो एक होती है राज्य व्यवस्था। जो संविधान एक पुस्तक होता है वो अपने आप तो लागू नहीं हो जाएगा, तो संविधान को व्यवहार में लाना क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। हम इस सारी बातों को आप सभी को समझा दिए थे, हमें सारी बातों को आप सभी को समझा दिए थे। एक होता है संस्थान, हम संस्थाएं के बारे में समझा दिए थे कि संस्थाएं 3 प्रकार की होती है। एक होती है संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जिनका जिक्र संविधान में हो, उसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक संस्थाएं। एक होती है असंवैधानिक संस्थाएं, जो संविधान का उल्लंघन करे, उसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक संस्थाएं। एक होती है गैर संवैधानिक संस्थाएं, तो उसे हम लोग गैर संवैधानिक संस्था होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कि जो संविधान में उसका उल्लेख नहीं हो लेकिन संविधान को लागू करने में मदद करता हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं गैर संवैधानिक संस्था। अब सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अब सभी लोग संविधान के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे कि जो सभी देशों का जो संविधान होता है, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। अब हम लोग धीरे धीरे बारी बारी से पॉलिटिक्स के सारे चीज़ों को हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें कहीं पर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बतला दीजिएगा कहाँ पर डाउट है। हम अगले वीडियो में इसे अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।